Hello students, welcome back. Today we are going to start our next chapter, environment and natural resources. Right? In this chapter we will discuss regarding our environmental problems as well as about our natural resources. But before starting the chapter, the terms must be clear to you. Natural resources means which resources we are going to talk which are available in nature. राइट जो नेचर में अपने आप हमें मिलते हैं, ह्यूमन बीइंग के एफर्ट्स रिक्वायर्ड नहीं है उसके लिए, जो ऑटोमेटिकली नेचर ने हमें दिए हैं, वो कौन से रिसोर्सेज हैं? नेचुरल. सेकेंड वर्ड है हमारा रिसोर्स, यानी री प्लस सोर्स. सोर्स क्या होता है? सोर्स वो तरीका, वो जरिया जिससे हमारी ज़रूरत पूरी होती है. लेकिन जब साथ में री वर्ड लग जाता है, री का मतलब है विच कैन यूटिलाइज अगेन एंड अगेन, जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं. मीन्स इस चैप्टर में हमने डिस्कस किसके बारे में करना है? नेचुरल सोर्सेज के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे. हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचर के वो सोर्स जो हम बार बार यूज कर सकते हैं. क्लियर? तो हमारा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें क्या डिस्कस करना है? वी विल डिस्कस अबाउट ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट एज वेल एज रिसोर्स इश्यूज इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. पूरे वर्ल्ड में जो रिसोर्स समाप्त होते जा रहे हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होता जा रहा है, पॉल्यूशन का लेवल जो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से कितनी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उन सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे. राइट? सेकेंड है कंपेयर इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स फ्रॉम 1960s ऑनवर्ड. और इसमें हम इस चैप्टर के अंदर किसके बारे में बात करेंगे? जितनी भी 1960s से लेकर आज तक जितनी भी इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स चली हैं, जितनी भी वातावरण को बचाने के लिए जितनी भी मूवमेंट्स स्टार्ट हुई हैं, जितनी भी मूवमेंट आई हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एज वेल एज वी विल डिस्कस हियर स्टैंड टेकन बाय इंडिया इन मोर रिसेंट इन्वायरमेंटल डिबेट्स. वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पर जो इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर डिबेट्स हो रहे हैं, उनमें इंडिया का स्टैंड क्या है? राइट? तो इनके बारे में हम बात करेंगे. मेनली वी विल डिस्कस अबाउट दीज पॉइंट्स इन आवर चैप्टर एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज. एक चीज़ और, मोस्टली जो है ये चैप्टर का नाम सुनते ही माइंड में आता है कि नेचुरल रिसोर्सेज एनवायरनमेंट, इट बिलोंग्स टू ज्योग्राफी. हम इसको पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं? क्लियर? वाई वी आर डूइंग इट इन द पॉलिटिकल साइंस? क्योंकि इन्वायरमेंट का इशू किसका है? ज्योग्राफी का है, नो डाउट. लेकिन आज एट प्रेजेंट जो है इन्वायरमेंट के जो चेंजेस आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आम लोगों पर पड़ रहा है, उनकी हेल्थ पर पड़ रहा है. राइट? तो जब भी किसी भी कंट्री के या वर्ल्ड के कॉमन पीपल की हेल्थ की बात आती है, उनके उनसे रिलेटेड उनके सिक्योरिटी की बात आ जाती है, तो उस समय में वो कंसेप्ट, वो टॉपिक, वो पॉइंट केवल एक पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग नहीं करता. उस समय में अब ये इन्वायरमेंट जो है ऐसे में, क्योंकि ये आम लोगों से कंसर्न्ड है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है आम लोगों से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसलिए अब ये टॉपिक केवल और केवल ज्योग्राफी का हिस्सा नहीं है. जहाँ भी आम लोगों की बात होती है, वहाँ पर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है. राइट? और जब भी गवर्नमेंट की अगर किसी पॉइंट में इन्वॉल्वमेंट होगी, तो वो किसका हिस्सा बन जाएगा? पॉलिटिकल का, पॉलिटिक्स का. राइट? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल साइंस. इज इट क्लियर? दैट इज व्हाई we have taken this chapter, these concepts under the political science. Clear? Okay. Now let us start our chapter. सबसे पहले हमारी बात किसकी है इसमें? इन्वायरमेंट एज वेल एज रिसोर्स इशू इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. जब हमने वर्ल्ड की बात की, इसका मतलब हमने किसकी बात की है? ग्लोबल पॉलिटिक्स की. क्लियर? यानी जो पूरा इंटरनेशनल, पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड है. तो जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, उसमें हम किन किन पॉइंट्स को कवर करते हैं, किन किन मुद्दों को उठाते हैं? सबसे पहले लॉस्टिंग फर्टिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड ग्रेजिंग. जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, जो कृषि योग्य भूमि है,
उसकी धीरे धीरे फर्टिलिटी, जो उसकी उर्वरक शक्ति है, फर्टिलिटी पावर जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसका कारण क्या है, उसको हम कैसे दोबारा से फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, क्लियर। और फर्टिलिटी कम होगी तो उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, राइट। इसके अलावा ओवरग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, पशुओं को चराना, राइट। तो ओवर ग्रेजिंग जो है ये भी हमारे लिए एक मुद्दा है जिसके बारे में ग्लोबल जो है उस लेवल पर बात होती है। नेक्स्ट जो ग्लोबल पॉलिटिक्स कवर करती है, डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। उसका कारण क्या है, एज वी ऑल नो कि वाटर रिसोर्सेज के कम होने का मेन कारण पेड़ों का कटना है, डिफॉरेस्टेशन, राइट। अपनी जरूरतों के लिए हम पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन होती जा रही है, जिसकी वजह से रेन कम होती है, राइट। दैट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि पेड़ जो हैं, ट्रीज जो हैं कितने इंपॉर्टेंट है रेन के लिए, क्लियर। तो उसकी वजह से हमारा जो है वाटर लेवल कम होता जा रहा है। इसके अलावा फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो क्या है, सारा जो डर्टी वाटर है वो कहाँ, उनका जो जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो रिवर्स में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से रिवर वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है, लोगों को फ्रेश वाटर नहीं मिल रहा, क्लियर। सो मेनी रीजंस आर देयर जिसकी वजह से हमारे वाटर रिसोर्सेज, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, राइट। इसको भी लिया गया है किसमें, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल लेवल पर ये एक प्रॉब्लम है, किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इसके अलावा अब अगर हम डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 में जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने रिपोर्ट दिया था, किसने दी थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि 663 मिलियन पीपल इन डेवलपिंग कंट्री हैव नो एक्सेस टू सेफ वाटर मीन्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, के अप्रॉक्सीमेटली 663 मिलियन पीपल, केवल डेवलपिंग कंट्री की बात की गई है, यहाँ डेवलप को नहीं लिया गया, केवल डेवलपिंग कंट्रीज में ही 663 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनको सेफ वाटर अवेलेबल नहीं हो रहा, राइट। इसके अलावा एंड 2.4 बिलियन हैव नो एक्सेस टू सैनिटेशन, 2.4 बिलियन पीपल ऐसे हैं जिन्हें सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल है, क्लियर। तो ये रिपोर्ट हमें किसके बारे में सोचने पर मजबूर करती है, डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, राइट। उसके अलावा नेक्स्ट जो कंसर्न है, रियल डेंजर टू इकोसिस्टम, हमारा इकोसिस्टम जो है वो धीरे धीरे खराब होता जाता है। वी ऑल नो वेरी वेल कि जो ट्रीज हैं, ट्रीज जितने भी हैं, ट्रीज क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, राइट। और ह्यूमन बीइंग क्या छोड़ता है, ह्यूमन बीइंग किस चीज को छोड़ता है, ऑक्सीजन को, राइट। तो जितनी ऑक्सीजन ह्यूमन बीइंग छोड़ता है उसको इनटेक कौन करता है, सॉरी उल्टा बोल गई मैं, सॉरी, पेड़ छोड़ते हैं ऑक्सीजन एंड ह्यूमन बीइंग क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ह्यूमन बीइंग जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है वो कौन लेता है, दैट इज इनटेकन बाय ट्रीज। और ट्रीज जो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं वो इनटेक किसके द्वारा किया जाता है, ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा। इस तरीके से क्या है, बैलेंस बना रहता है, राइट। इस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स को ऑक्सीजन की कमी नहीं होती और ट्रीज को कार्बन डाइऑक्साइड की कमी नहीं होती, और एनवायरनमेंट में दोनों में से कोई भी गैस ज्यादा नहीं हो पाती है क्योंकि दो बोथ आर यूटिलाइज्ड। लेकिन अब क्या हो रहा है, ट्रीज जो है धीरे धीरे कटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है ये कम होती जा रही है और ह्यूमन बीइंग जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है वो एनवायरनमेंट में बढ़ती जा रही है, क्लियर। इसके अलावा इंडस्ट्रीज हैं, उनसे बहुत सारा स्मोक निकलता है, उससे भी क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इंक्रीज तो हो रही है लेकिन उसको इनटेक करने के लिए ट्रीज आर रिक्वायर्ड, जिनको तो हम काट रहे हैं,
क्लियर। अब ये रीज़न है जिसकी वजह से, इसके अलावा जो हमारे ट्रांसपोर्ट एंड सो मेनी अदर रिसोर्सेज आर देयर, जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, इस तरह की गैसेस जो है वो इन्वायरमेंट में निकलती हैं, राइट। उसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो रहा है। इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है तो उसका रीज़न क्या, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसमें होल हुआ है। होल की वजह, अब ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर मेनली सन रेज को डायरेक्ट अर्थ पर आने से रोकती है। लेकिन अब अगर ओजोन लेयर में होल है, ओजोन लेयर अगर हमारी कमजोर होती जा रही है तो सन रेज आर कमिंग डायरेक्टली ऑन द अर्थ, राइट। उसकी वजह से बहुत सारी स्किन डिजीज एंड अदर प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी इंक्रीज, क्लियर। तो ये भी एक बहुत बड़ा डेंजर है हमारे इकोसिस्टम के लिए, क्लियर। एक्सेप्ट दैट कोस्टल पोल्यूशन, कोस्टल एरिया जो हमारे हैं, जो ओशंस के किनारे कोस्टल एरिया है, अब कोस्टल एरिया में भी क्या है, फैक्ट्रीज आर देयर। लोग कोस्टल एरिया में अपना जो है बहुत सारा गंद वंद वहीं फेंक कर चले जाते हैं, जिससे कोस्टल वाटर जो है वो भी पोल्यूटेड हो रहे हैं। अब कोस्टल वाटर पोल्यूटेड होगा तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, अगेन वाटर पोल्यूशन इज देयर, लैंड पोल्यूशन इज देयर, राइट। तो ड्यू टू लैंड बेस्ड एक्टिविटीज coastal pollution is going to be increased. Again, it's again the matter of concern under the environmental in global politics, right. इसके अलावा deteriorating of marine environment, अब marine environment पानी में जो फिशेज वगैरह हैं नेचुरली है, अगर वाटर पोल्यूटेड होगा तो क्या होगा, फिशरी पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ओवर फिशरी इज गोइंग ऑन, क्लियर। जिसके तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमारा जो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे कंसेप्ट्स हैं, ये किसके इशू हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के, ग्लोबल पॉलिटिक्स के, क्योंकि ये सारे के सारे इशू किसी एक कंट्री से बिलोंग नहीं करते, ये सभी इश्यूज किस पर अफेक्ट कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड पर, राइट। पीपल ऑफ होल वर्ल्ड इन चीज़ों से सफ़र करते हैं, इसलिए ये कंसेप्ट ज्योग्राफी का कंसेप्ट ना रहकर किसका कंसेप्ट बन गया, ग्लोबल पॉलिटिक्स का। इज इट क्लियर। तो ये आपका ग्लोबल कंसर्न इन पॉलिटिक्स, ये आपके अपने आप में ही 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। इज इट क्लियर। एक्सेप्ट दैट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रिपोर्ट कब आया, उसका जो डाटा था, इनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनी 2 in 2 marks, any 1 in 1 mark कैन बी आस्क्ड, राइट। ओके, तो ये तो थी जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब इन्हीं इश्यूज को लेकर इंटरनेशनल एजेंसीज ने कॉन्फ्रेंसेस स्टार्ट की। इंटरनेशनल एजेंसीज जो थी इन इशू को सॉल्व करने के लिए आगे आई, राइट। जो भी ग्लोबल पॉलिटिक्स के इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज थे जिनके बारे में हमने भी डिस्कस किया है, राइट। तो इंटरनेशनल एजेंसीज कौन कौन सी थी, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP। आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है इन 1 मार्क क्वेश्चन, दैट व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ UNEP। अब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, अब UNEP ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड करनी शुरू की, इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की एंड प्रमोटिंग डिटेल्ड स्टडीज ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। और उन्होंने किस बात पर फोकस किया कि इन कॉन्फ्रेंसेस में किस बारे में बात की जाएगी, किसकी ज़्यादा स्टडी की जाएगी, जो हमारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो इंक्रीज हो रही हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल, पूरा ग्लोब जो है वो सफ़र कर रहा है। तो उनके बारे में डिस्कस करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन ऑर्गेनाइज करने शुरू किए। द कॉन्फ्रेंस हेल्ड, जो सबसे पहले इसमें कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई वो कब की गई, राओ द जनेरियो, ब्राज़ील में राओ द जनेरियो नामक प्लेस पर, इट्स अ नेम ऑफ प्लेस। कब यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई, इन जून 1992। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका 4 मार्क्स में कंप्लीट आपसे इस कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा जा सकता है कि राओ द जनेरियो इन ब्राज़ील जो कॉन्फ्रेंस की गई थी उस पर नोट लिखिए, और वी डिस्कस अंडर एजेंडा 21 आल्सो, तो उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
क्लियर? सो लिसन इट वेरी केयरफुली। द कॉन्फ्रेंस कब हेल्ड की गई? इन 1992 में, जून 1992। कहाँ पर थी? राउ द जेनेरियो। वेयर इज राउ द जेनेरियो? इन ब्राजील, राइट? अब इसी कॉन्फ्रेंस को किस नाम से जाना जाता है? अर्थ समिट। व्हेन एंड वेयर फर्स्ट अर्थ समिट वाज हेल्ड? कहाँ पर किया गया था? इन राउ द जेनेरियो, ब्राजील, इन जून 1992। आपका क्या हो गया ये? 1 मार्क क्वेश्चन और इट मे बी ऑफ 2 मार्क्स। क्लियर? अब इस समिट में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कितनी कंट्रीज आई, कौन कौन लोग थे जो इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया? द समिट वाज अटेंडेड बाय 170 स्टेट्स। कितनी स्टेट्स थी, कितनी कंट्रीज थी जो इसमें सम्मेलन को, इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आई थी? 170। Thousands of NGOs, NGOs means non-governmental organizations, and many multinational corporations, they attended the conference. अब इस कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ दोनों तरफ की कंट्रीज थी। ग्लोबल नॉर्थ का मतलब द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है? द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, राइट? अब जो ग्लोबल नॉर्थ था ये वाज परस्यूइंग अ डिफरेंट इन्वायरमेंटल एजेंडा देन द ग्लोबल साउथ। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज थी और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, या कह लीजिए जो ग्लोबल नॉर्थ और साउथ, जो ग्लोबल साउथ था, दोनों ने ही इस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग एजेंडा को उठाया। दोनों के ही जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स थी, जो इन्वायरमेंटल एजेंडास थे, वो टोटली डिफरेंट थे, राइट? अब जो नॉर्दर्न स्टेट्स थी, यानी ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल जो नॉर्थ था, दे वर कंसर्न विद ओजोन डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये किसके बारे में बात कर रही थी? नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ किसके बारे में बात कर रहा था? ओजोन डिप्लीशन, जो हमारी ओजोन लेयर जो अफेक्ट हो रही है उसके बारे में, एज वेल एज जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है उसके बारे में थे। जबकि जो साउदर्न ग्लोबल, साउथ ग्लोब था, साउदर्न स्टेट थी, वो किससे कंसर्न थे? वरीड अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट? वो किसके बारे में थे? उन्होंने किसके बात की थी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो दोनों के एजेंडा अलग अलग थे जो इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किए गए। अब ये नॉर्दर्न स्टेट्स कौन सी थी? ग्लोबल नॉर्थ क्या था? या ग्लोबल साउथ या साउदर्न स्टेट कौन सी थी? ग्लोबल नॉर्थ में 31 कंट्रीज आती हैं। यू मे बी कंफ्यूज्ड कि यहाँ हम बात करते ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, तो ये क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्या थी? तो ग्लोबल नॉर्थ में कितनी कंट्रीज आती हैं? 31 कंट्रीज, लाइक डेनमार्क, फिनलैंड, बेल्जियम, कनाडा एटसेट्रा, राइट? और जो ग्लोबल साउथ है उसमें 4 कंट्रीज आती हैं, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? तो ये है आपका ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, इनमें अलग अलग कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। देन अब हम बात करते हैं इस समिट की। अब इसमें क्योंकि दोनों ही स्टेट के अलग अलग एजेंडा थे, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा था तो दूसरा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की बात कर रहा था। तो द समिट प्रोड्यूस कन्वेंशन डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री एटसेट्रा। इन इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जो इश्यूज थे जिनका अफेक्ट हमारी डेवलपमेंट पर भी पड़ रहा था, जिनका अफेक्ट हमारे जो था इन्वायरमेंट पर भी पड़ रहा था, उन पॉइंट्स के बारे में, उन एजेंडा पर यहाँ पर डिस्कस किया गया। देन एजेंडा 21, अब इस समिट में एजेंडा 21 इंट्रोड्यूस किया गया। एजेंडा 21 क्या था? एजेंडा 21 के अंदर हर कंट्री को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। जितनी भी स्टेट्स, यहाँ 170 स्टेट्स थी, तो 170 स्टेट्स, सपोज मान लीजिए सपोज A, B, C, D डिफरेंट स्टेट्स हैं, C, D डिफरेंट स्टेट्स आर देयर। तो इन स्टेट्स को A, B, C, D जितनी भी ये स्टेट्स थी, इन स्टेट को ये कहा गया कि A स्टेट जो है अपने एरिया में इन्वायरमेंट इश्यूज के ऊपर ध्यान देगी, B अपनी स्टेट में देखेगी, C अपनी स्टेट में देखेगी एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अगर हर स्टेट इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अपने लेवल पर डील करेगी, टैकल करेगी, तो ग्लोब की इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, राइट? इसी तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी, अगर हर स्टेट अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को टैकल करेगी तो ग्लोब की भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पूरे वर्ल्ड में सॉल्व हो जाएंगी। तो एजेंडा 21 में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन सब को लेकर एक गाइडलाइन तैयार की गई थी,
राइट। अब ये एजेंडा 21 जो था, डेवलपमेंट पाथ शुड बी इन दिस वे दैट नो डैमेज टू इन्वायरमेंट। इस एजेंडा 21 में ये कहा गया कि जो भी कंट्री स्टेट इन डेवलपमेंट कर रही है, जो डेवलपिंग कंट्री है, जो डेवलप्ड हो रही है, या चाहे डेवलप्ड कंट्री है वो और डेवलप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही है, तो कोई भी कंट्री कुछ भी ऐसी डेवलपमेंट नहीं करेगी। डेवलपमेंट करते हुए उसे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके डेवलपमेंट से एनवायरनमेंट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, राइट। अब एजेंडा 21 को क्रिटिसाइज भी किया गया। कुछ लोगों का ये मानना था, क्रिटिक्स ऑफ जो एजेंडा 21 थे उनका ये कहना था कि इन एजेंडा 21 लेस फोकस ऑन एनवायरनमेंट एंड मोर ऑन डेवलपमेंट। ये कहा गया कि इन्वायरमेंट पर कम ध्यान दिया गया है और डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा बात की गई। इस चीज़ को लेकर एजेंडा 21 को क्रिटिसाइज भी किया गया। ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि वाई एजेंडा 21 क्रिटिसाइज, या व्हाट वाज एजेंडा 21, व्हाई इट वाज क्रिटिसाइज। तो ये आपका 2 मार्क्स में बन गया। इज इट क्लियर? तो इन दिस वे यू हैव टू कंसर्न विद ईच एंड एवरी पॉइंट, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें आपका हर पॉइंट, हर सेंटेंस, हर वर्ड आपका 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट मेन, हम किसके बारे में हमने अभी बात की? दिस इज अबाउट द फर्स्ट अर्थ समिट विच was held in Rio de Janeiro, Brazil in June 1992। क्लियर? अब हमने ये बात की कि इंटरनेशनल एजेंसीज ने किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को डील करने की बात की, जो कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में आती थी, जो कि ग्लोब के कंसर्न में थी। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द कॉमन ग्लोबल प्रॉब्लम्स एज वेल एज कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड except that individual responsibilities. Both we will discuss in the next lecture. Is it clear?